हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूं वाईईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश को इंटरेस्टिंग और आसान बनाना, पढ़ने में आपको मज़ा आए, सीखने में मज़ा आए और सब चीज़ों को लॉजिकली आप कवर कर सकें। इंग्लिश आपकी कमजोरी नहीं हो बल्कि आपकी ताकत हो। तो हिंदी मीडियम वालों को, गुजराती, पंजाबी, बंगाली मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर लाने की कोशिश करते हैं इन लेक्चर्स के जरिए। और इसी सिलसिले में आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे। ये आर्टिकल लिखा गया नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स पे और समझाया गया कि सत्ता के नशे में या सत्ता की ख्वाहिश में कैसे पॉलिटिकल पार्टियां कंट्री का बेड़ा गर्क कर देती हैं, आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, इस क्विज़ पे क्लास के अंत में आपको अप्लाई करना है। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं। पूरे मन से क्लास को लो और 10 में से 10 आपको नंबर मिले। चलिए आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी अनप्रिंसिपल्ड अलायंसेस। देखिए, अलायंस और एक वर्ड आएगा कोलिशन, दोनों का मतलब होता है गठबंधन। समझते होंगे आप गठबंधन तो, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती हैं, पावर को शेयर करती हैं, तो उसको बोलते हैं अलायंस या गठबंधन। और अनप्रिंसिपल्ड का मतलब क्या है? प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, और अनप्रिंसिपल्ड एडजेक्टिव बना हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब हो गया सिद्धांतहीन। कह रहे जी ऐसे अलायंसेस बन रहे हैं नेपाल में जो सिद्धांतहीन है। जिसको पावर चाहिए वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अलायंस बना लेता है, सिर्फ सत्ता का नशा है और सत्ता की ख्वाहिश है। अनप्रिंसिपल्ड जो वर्ड है, इसके लिए एक बहुत अच्छा और एडवांस वर्ड है अनस्क्रूपलस। ये वर्ड मैंने आपको ब्रेक करके बहुत बार बताया है, वन वर्ड है। स्क्रूपल का मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत, स्क्रूपलस यानी सिद्धांतवादी, और अनस्क्रूपलस मतलब सिद्धांतहीन। समझ पा रहे हो ना? स्क्रूपल यानी सिद्धांत, स्क्रूपलस यानी सिद्धांतवादी, अनस्क्रूपलस सिद्धांतहीन। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें आप। करप्ट, इमोरल भी बोल सकते हैं सिद्धांतहीन को। चलिए आराम से पचा पचा के सीखो, जल्दबाजी मत करो। 500 वर्ड सीखने हैं मुझे, 150 वर्ड आज याद करूंगा, कुछ याद नहीं रहेगा। 15 दिन बाद सब भूल जाओगे। चीज़ों को अगर पचा लोगे ना तो दिमाग में बैठ भी जाएंगे। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देयर सीम्स टू बी नो एंड टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ कोलिशंस इन नेपाल। कह रहा है जी वहाँ दिखाई देता है, देयर सीम्स, कोई भी अंत नहीं, टू बी नो एंड। सीम एक लिंक वर्ब है और लिंक वर्ब अपने बाद में टू भी ले लेती हैं। सीम्स टू बी, अपीयर्स टू बी, है ना। लिंक वर्ब्स की लिस्ट आपको करवा देंगे, याद रखें लिंक वर्ब्स के बाद में आप प्रेजेंट टेंस में टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह रहे हैं वहाँ दिखाई देता है कि कोई भी अंत ही नहीं है उस इनस्टेबिलिटी का, उस अस्थिरता का जो है कोलिशंस की यानी गठबंधनों की नेपाल के अंदर। तो एक गठबंधन बना, फिर वो टूटा, फिर तीसरा बना, दूसरा बना, चौथा टूटा, कोई अंत जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। नो एंड जो है, नो एंड ये सब्जेक्ट है अपना, सब्जेक्ट की वर्ब रखी हुई है पहले इससे। सीम्स, कोलिशन आपने देख लिया, अलायंस गठबंधन। देयर से जब भी कोई क्लोज शुरू होगा, याद रखें उस क्लोज की वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगी। देयर जो है सब्जेक्ट नहीं बन सकता, देयर एक एडवर्ब है। जो भी वर्ब आप देखते हैं देयर के बाद में, सिंगुलर, प्लूरल, जैसी भी देखेंगे, उस वर्ब को लगाया जाता है वर्ब के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से। तो यहाँ पे नाउन है एंड, एंड एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सीम्स है। यहाँ पे एंड्स लिखा होता है तो वर्ब सीम हो जाती, ठीक है। तो याद रखना देयर से वर्ब का कनेक्शन कभी भी सीधे नहीं बनता। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नजर डालेंगे। सारे मोटे मोटे वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो। क्लास अगर अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक दिया करो, आपके लाइक से चैनल को बहुत रीच मिलती है। मॉक टेस्ट पासिस के लिए टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है। 500 रुपीज़ के प्राइस पे आपको एक साल का ईयरली प्रो पास मिल रहा है, जिसमें 700 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स और 70-75 हज़ार, इनफैक्ट 80,000 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़, डिफेंस, स्टेनो, ईपीएफओ सभी एग्ज़ाम्स इंक्लूडेड हैं। आपको एक ही पास लेना है, आप जितने भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए, इस सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखा रहा हो आपको उस पर कूपन लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे आपका पास का प्राइस कट के हो जाएगा। इनफैक्ट आज मैं देख रहा था शायद 494 हो गया है, 500 रुपये से भी कम है। तो टेक बेनिफिट ऑफ द सेल एंड मेक श्योर टू यूज़ द कूपन YT10 टू सेव योर मनी। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी। 5 सेकंड लूँगा आपके, एक छोटी सी चीज़ शेयर कर दूँ आपसे। बहुत बच्चे कमेंट्स में ऐसा लिखते हैं कि सर हमें शुरू से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करें। आज की क्लास देखी, अच्छी लगी, कुछ समझ में भी आया और कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, तो क्या करें।
तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, चैनल खोलें आप और चैनल के चले जाएं होम पेज पे। होम पेज पे आपको मिलेगी एक ये ऊपर वीडियो, YT एडिटोरियल क्लासेस का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लें। आराम से 12 मिनट की वीडियो है, इसको चला लो। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैनर में इंग्लिश कैसे कवर करनी है एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, पुराने बच्चों ने सबने देख रखी है और इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, इसी के हिसाब से चल रहे हैं। नए बच्चे भी आज से इस वीडियो का फ़ायदा लेना शुरू करें। अगर होम पेज पे आपको नहीं दिख रही है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप इसको टाइटल से भी सर्च कर सकते हैं, YT एडिटोरियल क्लासेस का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लें। चलिए, अब इसके हिसाब से ही चलना है। जो मैंने मेरे सारी स्किल्स, सारा नॉलेज मैंने इस वीडियो में आपके लिए रखा हुआ है, ज़रूर से फ़ायदा लेना है। चलिए, टोन आज की क्रिटिकल सेटारिकल 5 वर्ड्स हैं, शुरू करेंगे। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। पहला वर्ड है अपना डिक्टम। डिक्टम डिक्टम का मतलब होता है प्रिंसिपल, फॉर्मूला या रूल ऑफ थंब। आपने सुना होगा रूल ऑफ थंब, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करना है तो ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। आवर वर्ड्स फॉलोज अ सिंपल डिक्टम। हमारी दुनिया फॉलो करती है एक सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा प्रिंसिपल या सिद्धांत। व्हाट गोज अप इवेंचुअली कम्स डाउन। जो भी चीज़ ऊपर जाती है, गो अप करती है, आखिरकार वो नीचे आना ही आना है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा राइज करेगी। गिरावट जो है पार्ट है एक दुनिया के, है ना, इस प्रिंसिपल का। चलिए, प्रिंसिपल को, फॉर्मूला को एक्सियम, एडिज, थ्योरम या रूब्रिक भी बोलते हैं। आज शायद रूब्रिक नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, एडिज भी देख सकते हैं, हो सकता है एडिज नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखें। एडिज वर्ड का लिटरल मीनिंग अगर देखें, परफेक्ट मीनिंग देखें, तो वो होता है कहावत, प्रोवर्ब, है ना। तो ये प्रोवर्ब ही है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, है ना। तो कहावत या डिक्टम, ऐसे इन वर्ड्स को कनेक्ट करें आप। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी को हिंदी बोलते हैं मजाक या मखौल। द मिनिस्टर्स एक्विटल फ्रॉम द कोर्ट वॉज अ कंप्लीट ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। मिनिस्टर साहब की रिहाई जो थी, एक्विटल जो था, एक्विटल क्या होता है, बाइज्जत रिहाई कोर्ट से, वो एक कंप्लीट मखौल था, न्याय का, जस्टिस का, इंसाफ का। अब ये मखौल जो है, इसको मौकरी, पैरोडी या फार्स भी बोलते हैं, फार्स, है ना। आज ये फार्स नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। फार्स के वैसे 2 मीनिंग्स हैं, मखौल और ढोंग। स्वांग बोलते हैं ना, वो भी फार्स होता है। तो दोनों में से कोई भी मीनिंग आप इस वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। चलो, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना पड़ते हुए, सर इतने सारे वर्ड्स मैं कैसे याद करूंगा। क्लासेज में रेगुलर रहो, ये वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक बार भूलोगे कितनी बार भूल सकते हो एक वर्ड को आप। अगला वर्ड है फॉरगॉन। देखिए, गॉन मतलब गया हुआ और फॉर मतलब पहले से। फॉरगॉन मतलब ऐसी चीज़ जो पहले से ही अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी है, ऐसा मामला जिसके बारे में पहले से ही आपको पता है कि क्या होने वाला है, प्री डिस्टाइंड है, प्री डिटरमिंड है, आपको पता है कि यही होगा, फॉरगॉन है। जैसे किसी टीम को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए, और समझ पा रहे हो ना, क्रिकेट में ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, 50 रन से आप लीड कर रहे हैं और 1 विकेट बची हुई है और 3 बॉल्स बची हैं, तो पता है कि ये टीम जीतने ही वाली है, 3 बॉल्स में 50 रन नहीं बनेंगे। तो एक फॉरगॉन कंक्लूजन है, वो जीत जो है आपकी पहले से जो है डिटरमिंड है। मोस्ट वोटर्स थिंक दैट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन वॉज अ फॉरगॉन कंक्लूजन। ज़्यादातर वोटर्स ऐसा मानते हैं कि जो रिजल्ट है इस इलेक्शन का, वो एक पहले से ही निर्धारित, पूर्व निर्धारित फॉरगॉन कंक्लूजन है। सबको पता है कि यही पार्टी इस बार भी जीतेगी। तो चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में फॉरगॉन आप देखेंगे, ब्रेक करके याद रखना है इसको। अगला वर्ड ध्यान से समझना, फ्लैजलिंग। देखिए, फ्लैज का मतलब क्या होता है, पंख। और अगर कोई चीज़ फ्लैजलिंग है तो वो उस पक्षी की तरह है जिसके पंख निकल रहे हैं, या फिर कोई चीज़ जो है जो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है। जैसे कंट्री है इंडिया, एक फ्लैजलिंग कंट्री है ना। हमारी कंट्री पूरी तरीके से ग्रो तो नहीं की है, डेवलप्ड कंट्री हम नहीं बने हैं, पंख अभी नहीं निकले हैं। तो एक जो समझ गए ना, शुरुआती अवस्था होती है किसी चीज़ की, जब उसका ग्रोथ चल रहा होता है, ग्रोथ फेज होता है, दैट फेज इज कॉल्ड फ्लैजलिंग। और इससे बिल्कुल उल्टा बनेगा फुल फ्लैजेड, ऐसा पक्षी जिसके पूरे पंख निकल चुके हैं, या ऐसी कोई अवस्था जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है। द पैंडमिक हैज शट डाउन मोस्ट फ्लैजलिंग बिजनेसेस। पैंडमिक ने खत्म कर दिया है, शट डाउन करवा दिया है ज़्यादातर शुरुआती अवस्था में रहने वाले बिजनेसेस को, या ग्रोइंग बिजनेसेस को, जो अभी पूरी तरीके से, ठीक है ना, मैच्योर नहीं हुए थे। फ्लैजलिंग को यंग एंड इनएक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। इनसिपिएंट एक वन वर्ड होता है, जो चीज़ पूरे तरीके से डेवलप ना हुई हो, ठीक है, इनसिपिएंट। चलिए, आज आप फुल फ्लैजेड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, पूर्ण रूप से विकसित, फुल फ्लैजेड। चलिए, लास्ट वर्ड है परपेचुएट। देखिए, अगर आपने एक वर्ड सुना हो परपेचुटी, परपेचुटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, परपेचुटी में चलेगी ये चीज़, यानी अनंत काल तक चलेगी। वहीं से वर्ड बनाया गया परपेचुएट, किसी चीज़ का लंबे वक्त तक कंटिन्यू रहना, चलते रहना।
जैसे हमारे देश में गरीबी ने परपेचुएट किया है 70-80 साल, आज भी कर रही है ना। तो इस तरीके से इस वर्ड को कनेक्ट करना, वाइज सोसाइटीज नेवर परपेचुएट देयर डिविजन्स। समझदार समाज कभी भी जारी नहीं रखते हैं, कंटिन्यू नहीं रखते हैं अपनी दरारों को, अपने अंदर पड़ी हुई डिवीजन या फूट को। और ये डिविजन्स कौन से हैं? ऑफ द पास्ट, भूतकाल के। तो ये परपेचुएट से परपेचुएशन, किसी चीज़ का जारी रहना, परपेचुएशन, परपेचुएट वर्ब है, परपेचुएशन नाउन है। ये नाउन आप आर्टिकल में देखेंगे, निरंतरता बोल सकते हैं इसको हिंदी में, परपेचुएशन को। चलिए 5 वर्ड्स हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है जी, नेपाल में ना 2 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, दूर विरोधी एक दूसरे की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। और चुनाव के बाद दोनों को ठीक ठाक वोट मिले, आधे आधे। तो ये दोनों पार्टियां अचानक से हाथ मिला करके पीएम, मतलब अपनी सरकार बना लेगी, और एक दोनों पार्टी में से एक नेता पीएम बन जाएगा, फिर आधे टाइम के बाद दूसरा नेता बन जाएगा। मतलब बहुत जुगाड़ वाली पॉलिटिक्स चल रही है। लोगों को पता ही नहीं है हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है। और ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोगों ने अपने अपने पॉलिटिक्स के अंदर, नेपाली पॉलिटिक्स में सब नेताओं ने पत्ते छुपा रखे हैं। उनको ये है कि भाई जहाँ मौका बैठेगा वहाँ चौका मार देंगे, इलेक्शन के बाद देखेंगे कितनी सीट मिली और कैसे सरकार बनेगी। तो इसको बोलते हैं सत्ता का नशा। और इस सत्ता के नशे की वजह से सरकार वहाँ बार बार बन रही है और बार बार टूट रही है। कभी वहाँ पे ओली की सरकार आ जाती है, कभी पुष्प दयाल की सरकार आ जाती है, और कभी गिर जाती है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये सिस्टम ही ख़त्म कर दो आप तो ऐसे जो आपके लॉबी पॉलिटिशियंस हैं, लालची सत्ता के, इनको सबक सिखाना हो तो आप एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना लो वहाँ पे, जैसे अमेरिका में होता है। क्योंकि आपका ये सिस्टम जो डेमोक्रेसी वाला है, जो आपने अभी 20-30 साल पहले अपनाया था, उससे कुछ फ़ायदा आपको नहीं मिला। नेपाल आज भी दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक है। तो आज के आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिटिकल टोन में नेपाली पॉलिटिक्स के बारे में समझाया जा रहा है। शुरू करें। अब ये आपको पूरा डिटेल में बताएगा कौन सा पॉलिटिशियन कब किसके साथ कैसे मिल गया, है ना। कह रहा द एडिज दैट देर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स could explain many a twist in shifting political alliances across the democratic world। कह रहे जी जो एडिज है, एडिज यानी प्रोवर्ब कहावत, है ना। इसके लिए हमने वर्ड देखा था डिक्टम रूब्रिक। कह रहे जो कहावत है, जो सिद्धांत है, जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? दैट वो ये कि कोई भी परमानेंट एनिमी या कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त आपका नहीं है। सिर्फ होते हैं परमानेंट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि, आपकी भलाई, ठीक है ना। ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। एक ही चीज़ परमानेंट है कि आपकी भलाई किस चीज़ में है, आप हमेशा इसी चीज़ को परमानेंट होकर के देखते हैं। और कहाँ पे? पॉलिटिक्स में। कह रहा है ये जो कहावत है ना, ये एक्सप्लेन कर सकती है, कुड एक्सप्लेन। अच्छा, किस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी भाई? ये करेगी उन बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स को, उन बहुत सारे मोड़ों को, जो कहाँ आ रहा है, जो मोड़ आ रहे हैं शिफ्ट होती हुई पॉलिटिकल अलायंसेज में, सियासी गठबंधनों में। और कहाँ पे? अक्रॉस द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, पूरे ही डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, दुनिया के उन सभी देशों में जहाँ डेमोक्रेसी चलती है। तो डेमोक्रेसी में अलायंस इसीलिए बनते टूटते हैं क्योंकि कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, परमानेंट दुश्मन नहीं है। मौका है, जिसका मौका जहाँ लग जाएगा वहाँ पे परमानेंट इंटरेस्ट है उसका सामने आ जाएगा और वो दोस्ती या दुश्मनी बिठा लेगा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, एडिज यानी कहावत, वर्ब है इसकी कुड एक्सप्लेन। देखो सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एडिज के बाद में एक और क्लोज आया दैट कंजंक्शन के बाद, और इस क्लोज के 3 सब्जेक्ट्स हैं, परमानेंट एनिमीज, परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो? तीनों की वर्ब है आर। क्लोज देयर से शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। सब्जेक्ट 1, 2, 3 है और वैसे भी तीनों प्लूरल्स हैं तो वर्ब को प्लूरल आना ही था। देखो कनेक्शन कैसा है। तो इस पूरे क्लोज को अपना सब्जेक्ट वर्ब मिला, फिर एडिज की बारी आई और एडिज को अपनी वर्ब मिली, एडिज कुड एक्सप्लेन। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई, मैनी का मतलब होता है कई सारे, आपने सुना होगा। फिर यहाँ पे कई सारों के बाद में ट्विस्ट लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन। भाई मैनी के साथ में तो प्लूरल नाउन लगेगा ना, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज़, मैनी स्कूल्स, मैनी टीचर्स, मैनी गर्ल्स, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ कि मैनी और मैनी यहाँ जो लगा हुआ है इसके बाद में सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया गया? पहले खुद से सोचो, कॉन्सेप्ट करवाया वो आपको, आज फिर से डिटेल में इसको रिपीट करेंगे। कह रहे जी आगे, बट इट वुड ओनली बी एन अंडरस्टेटमेंट इन नेपाली पॉलिटिक्स। कह रहे लेकिन ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक अंडरस्टेटमेंट है। अंडरस्टेटमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को कम करके बताना, अंडरस्टेट करना। अंडरस्टेट करना समझते हो भाई? बात बहुत बड़ी है लेकिन आपने छोटा करके बताया। कह रहे लेकिन ये बहुत अंडरस्टेटमेंट हो गई नेपाली पॉलिटिक्स के लिए। यहाँ पे मैनी ये ट्विस्ट नहीं है, यहाँ पे हज़ारों ट्विस्ट हैं। यहाँ पे हर आदमी परमानेंट इंटरेस्ट ही फॉलो कर रहा है।
और कह रहा है कौन सी पॉलिटिक्स है, वेयर द आर्ट ऑफ कोलिशन मेकिंग हैज़ फॉर लॉन्ग बीन अ फार्स, जहाँ पे जो ये आर्ट है, जो कला है गठबंधन करने की, कोलिशन मेकिंग की, ये बहुत लंबे वक्त से रही है। हैज़ फॉर लॉन्ग बीन एक मखौल, एक ढोंग, एक स्वांग। समझ गए ना। तो ये नेपाल की पॉलिटिक्स में ये ईडियम तो कुछ भी नहीं है, इस ईडियम को भी 100 टाइम्स गुना कर दो, क्योंकि ईडियम एक अंडरस्टेटमेंट की तरह है। यहाँ की पॉलिटिक्स तो इसी हिसाब से ही चलती है, परमानेंट इंटरेस्ट के हिसाब से ही वहाँ पे काम होता है। इट की वर्ब है वुड बी, आर्ट की वर्ब है हैज़ बिन, आर्ट ऑफ कोलिशन मेकिंग यानी गठबंधन बनाने की कला। फार्स, मखौल याद होगा ना वर्ड आपको, तमाशा, शैरेड, मोकरी, है ना। तमाशा बोल सकते हैं फार्स को, वैसे सही वर्ड होता है इसके लिए, सही मीनिंग होता है मखौल या स्वांग। कह रहे ऑन सैटरडे इनकम्बेंट नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माई सेंट्रिस्ट, प्रिडिक्टेबली लॉस्ट अ ट्रस्ट वोट। कह रहा जी शनिवार को ये हुआ, जो इनकम्बेंट नेपाल पीएम है, इनकम्बेंट मतलब सत्ता में विराजमान, जो कुर्सी पे बैठे हैं, और नेपाली पीएम का नाम है पुष्प कमल दहल, और जो आते हैं CPN-MC माई सेंटर पार्टी से। कह रहा इन्होंने प्रिडिक्टेबली लूज़ कर दिया एक ट्रस्ट वोट को, एक विश्वास मत को इन्होंने हार गए, और जो बहुत प्रिडिक्टेबल था, जिसको सबको जिसके बारे में पता था कि ये हारेंगे। और कब हुआ ये, तब हार हुई आफ्टर ओनली 63 ऑफ द 275 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बैक्ड हिम, जब सिर्फ 275 में से 63 जो MPs हैं वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, वहाँ की लोकसभा के, उन्होंने उनको बैक किया, उन्होंने उनका सपोर्ट किया। तो 275 में से 63 कितने हो गए भाई, 20% के हिसाब से 20-25% मान लो। तो 20-25% MPs ने ही इनकी सरकार को सपोर्ट किया, बाकी जो 70-75 है उन्होंने इनका विरोध किया। कह रहा है जी वाइल 194 लॉ मेकर्स वोटेड अगेंस्ट द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, 194 जो थे उन्होंने इस विश्वास मत के खिलाफ वोट किया, पुष्प दहल को गिराने की कोशिश की। समझ के सैटरडे को क्या क्या हुआ, नेपाली पीएम जो है इनकी वर्ब है लॉस्ट, ये हार गए, एक ट्रस्ट वोट को लूज कर गए। 63 की वर्ब है बैक्ड, 63 लोगों ने बैक किया, सपोर्ट किया। लॉ मेकर्स जो है 194, इनकी वर्ब है वोटेड अगेंस्ट द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। कह रहे जी द लॉस वॉज अ फॉरगॉन कंक्लूजन, ये लॉस जो है पहले से ही निर्धारित, पूर्व निर्धारित कंक्लूजन था। कंक्लूजन आप समझते ही हैं, किसी चीज़ का फैसला, है ना। और कब कह रहे ये, तब आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लेड बाय खड़ग प्रसाद ओली he has been made the prime minister again, withdrew support from the CPN-MC led government। कह रहे ये तब था जब आफ्टर जो CPN है दूसरी वाली, भाई इनकी CPN का नाम है MC माइस सेंटर, एक दूसरी भी है CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जिनका नाम है UML यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। कह रहा इस जो ये पार्टी है जो लेड बाय है KP ओली के द्वारा। अब देखो बीच में डैश लगाया और एक और डैश लगाया, दो डैश के बीच में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली। इन्फॉर्मेशन ये है कि इनको बना दिया गया है नेपाल का पीएम फिर एक बार, KP ओली को। कह रहा जब ये पार्टी ना, इसने विड्रू कर लिया, खींच लिया अपने सपोर्ट को पुष्प कमल दहल की पार्टी से, CPN-MC लेड गवर्नमेंट से, और क्या कर दिया इन्होंने, एंड जॉइंड हैंड्स विद द अपोजिशन नेपाली कांग्रेस, इन्होंने हाथ जोड़ लिए, जॉइंट हैंड्स कर लिया, हाथ में हाथ डाल दिया ऑपोजिशन नेपाली कांग्रेस के साथ। और उसके लीडर कौन है, लेड बाय शेर बहादुर देवबा, जिसकी अगुवाई में है शेर बहादुर देवबा। तो पहले CPN-MC और CPN-UML है ना, ओली और दहल की पार्टी में गठबंधन था, लेकिन अचानक से ओली ने क्या बोला, अब मुझे गठबंधन अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो अपोजिशन के साथ मिलूंगा और खुद पीएम बनूंगा और इनकी पार्टी को गिराऊंगा। तो ये हुआ सैटरडे को। कहानी समझ आ गई ना। लॉस की वर्ब है वॉज, फॉरगॉन कंक्लूजन, जो कंक्लूजन पहले से पता है आपको, पूर्व निर्धारित है। ये जो दूसरी पार्टी है ओली की, इसकी वर्ब है विड्रू एंड जॉइंट। दिस जो पार्टी विड्रू इट सपोर्ट एंड जॉइंट हैंड्स विद द ऑपोजिशन, दोनों पास्ट की टेंस की वर्ब है, V2 में लिखी हुई है। बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है ओली के लिए, ही हैज़ बीन मेड, उनको बना दिया गया है पीएम फिर एक बार। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ ली ना भाई, स्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी मिस्टर दहल हैड मैनेज टू होल्ड हिज पोस्ट फॉर क्लोज 2 years। कह रहे जो दहल थे, जो अब नेपाल के पीएम नहीं रहे, पुष्प दहल, कह रहे इन्होंने मैनेज किया था कि कैसे भी करके बनाए रखें अपने पद को, अपनी पोस्ट को लगभग 2 सालों के लिए। एंड आफ्टर सर्वाइविंग 3 ट्रस्ट वोट्स, और ये काम इन्होंने किया 3 विश्वास मतों को या अविश्वास मतों को सर्वाइव करके, 3 फ्लोर टेस्ट को इन्होंने पास किया। 3 बार इनके खिलाफ ऐसा विश्वास मत चला।
और ये क्यों हुआ? ऑल नेसेसिटेटेड बाय हिज डिसीजन टू चेंज पार्टनर्स। ये सब इसलिए नेसेसिटेटेड हुआ, इसलिए ज़रूरी हुआ, नेसेसरी हुआ, क्योंकि उनका डिसीजन आया था अपने पार्टनर्स चेंज करने का। तो ओली ने तो पार्टनर चेंज किया ही, ये खुद भी अपने पार्टनर चेंज कर चुके थे, जो है दहल। मतलब हर पार्टी अपना पार्टनर चेंज कर रही है, जिसको जहां मौका दिख रहा है वो उसके साथ गठबंधन कर रही है। तो पहले ये खुद कर रहे थे गठबंधन अलग अलग जगह, फिर इनके सामने ट्रस्ट वोट आता, अब इनकी जो सबसे बड़ी पार्टी जो थी उसने अपना पार्टनर चेंज कर लिया और इनकी सरकार अब दहल की गिर गई। दहल की वर्ब है हैड मैनेज्ड, नेसेसिटेटेड यानी जरूरी बनाना, नेसेसिटेट जरूरी बनाना। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये सब का सब जरूरी बनाया गया इनके बार बार पार्टनर चेंज होने से। चलिए और आगे बढ़े। The CPN-MC had formed the government after the November 22 elections. ये CPN-MC जो है ये फॉर्म कर चुकी थी गवर्नमेंट को नवंबर 2022 के इलेक्शंस के बाद। डिस्पाइट फिनिशिंग अ डिस्टेंट थर्ड, बावजूद फिनिश करने के एक दूर के तीसरे नंबर पे। भाई थर्ड मतलब थर्ड आए, डिस्टेंट मतलब दूर के, फर्स्ट नहीं आए, सेकंड नहीं आए, एकदम लास्ट में थर्ड नंबर पे पार्टी आई थी। कह रहा एंड मिस्टर दहल हैड मैनेज टू डू सो बाय एक्सप्लोरिंग द डिफरेंसेस बिटवीन देवबा लेड एनसी एंड ओली लेड सीपीएन यूएमएल। और कह रहे दहल साहब ने एक कारनामा ऐसे करके दिखाया, भाई तीसरे नंबर पे आए फिर भी पीएम बन गए 2 साल। इन्होंने ये सब ऐसे मैनेज किया, ऐसा करना, और कैसे एक्सप्लॉइट करके, फ़ायदा उठा करके आपसी मतभेदों का, डिफरेंसेस का, जो थी देवबा की लेड एनसी में, नेपाली कांग्रेस पार्टी में, देवबा की अगुवाई में, और केपी ओली वाली सीपीएन यूएमएल में। तो इन दोनों का आपसी झगड़ा था, तो दहल ने उस झगड़े का फ़ायदा उठाया और तीसरे नंबर की पार्टी का नेता जो है देश का पीएम बन गया। समझ गए? सीपीएन की वर्ब है हैड फॉर्म, दहल की वर्ब है हैड मैनेज्ड। डिस्टेंट मतलब दूर का, फार अवे। एक्सप्लॉइट करना, फ़ायदा उठाना, लाभ लेना। कह रहे दीज टू पार्टीज वॉन 89 एंड 78 सीट्स रिस्पेक्टिवली इन 2022। ये जो दोनों पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस जो अपोजिशन की है, देवबा जिसको लीड करते हैं, और दूसरी कौन सी, केपी ओली की जिसको हम बोलते हैं यूएमएल। कह रहे इन दोनों पार्टियों को 89 और 78 सीट मिली, देवबा को 89, ओली को 78 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। पहली पार्टी की इतनी, दूसरी पार्टी की इतनी, ऐसे रिस्पेक्टिवली हमें बताया गया है। और कब? इन 2022 2022 में। एंड हैव नाउ फॉर्म्ड ए कोलिशन गवर्नमेंट विद द अरेंजमेंट। और अब इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट को बना लिया है, गठबंधन सरकार को बना लिया है इस अरेंजमेंट के साथ। और अरेंजमेंट क्या है जी? दैट मिस्टर ओली एंड मिस्टर देवबा विल शेयर द पोस्ट ऑफ पीएम, कि ओली साहब और देवबा जी अपने अपनी पीएम की पोस्ट को शेयर करेंगे, थोड़े दिन तू थोड़े दिन मैं। ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट से इन्होंने सरकार बनाई है। ईच फॉर हाफ ऑफ द रिमेनिंग टर्म, जो रिमेनिंग टर्म बची है वहाँ से पीएम की या इलेक्शन की, सरकार की, उसकी हाफ टर्म के लिए। मान लो 5 साल चलती है सरकार, तो 2 साल तो निकल गए पुष्प कमल दहल के, अब बचे पीछे 3, तो 1.5 साल ओली रहेंगे और 1.5 साल देवबा रहेंगे। ये इन्होंने अरेंजमेंट कर ली और अपनी सरकार खुद से बना ली। दीज टू पार्टीज़ की वर्ब है वन, दूसरी वर्ब इनकी है फॉर्म्ड। These parties won 89 and 78 seats in 2022 and these have formed a coalition now. ओली एंड देवबा की वर्ब है विल शेयर। यहाँ वर्ब्स की तरफ ध्यान देना, एक ही सब्जेक्ट को 2 अलग अलग टाइप की वर्ब्स दी हुई हैं। पहली दी गई है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी दी गई है प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे 78 89 सीट्स 2022 में आ चुकी हैं, टाइम आपको पास्ट का दिया गया है। जब भी पास्ट का टाइम दे दिया जाए, पिछले साल, पिछले दिन, पिछले घंटे, पिछले सेकंड, है ना, जब वक्त बीत गया हो, जब भी पास्ट का टाइम मेंशन हो, उस काम को आप पास्ट में ही बता पाएंगे, इसलिए आपने यहाँ पे V2 का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं है, इन्होंने कोलिशन बनाया है, हो सकता है वो टूट भी जाए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं है पास्ट का, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखें, जब भी कोई एक्शन हो चुका हो, पास्ट का टाइम दे दिया गया हो, तो उसको पास्ट टेंस में बताया जाए, और अगर पास्ट का टाइम ना दिया गया हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया जाए। समझ गए? चलो, कह रहे जी आगे कुछ है नहीं इसमें, पैराग्राफ पूरा हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में आप एनालिसिस देखेंगे, इन नेताओं की सत्ता की ख्वाहिश जो है नेपाल के लोगों को कैसे खराब कर रही है। उससे पहले उस कॉन्सेप्ट को देख लो जो ऊपर छोड़ के आए हो। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, ध्यान से डिटेल से समझना। ऑल का मतलब है सभी, और ईच और एवरी का मतलब है हर एक। मान लीजिए क्लास में 60 बच्चे हैं और मैं 60 के 60 बच्चों के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो मैं हर एक बोलूँ या सभी बोलूँ तो एक ही बात है ना। हर एक बच्चे ने अपना होमवर्क कर लिया या सभी बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया, बात तो एक ही है, लेकिन बात कहने का तरीका अलग है। सभी के अंदर आप सभी को एक साथ ग्रुप बना करके चल लेते हो
और हर एक में आप एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। निशा ने भी किया, मोहन ने भी किया, स्मिता ने भी किया, राम ने भी किया, यश ने भी किया। ऑल में क्या, सभी के सभी आ गए। तो अंग्रेजी खूबी क्या है, जब जब आप सभी की बात करोगे, ऑल की बात करोगे, तो उसके साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। ऑल के साथ में क्या आएगा, लिख देता हूं मैं यहाँ, प्लूरल नाउन, नाउन एंड प्लूरल वर्ब। ठीक है। इनफैक्ट प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा अगर ऑल के लिए लगाया जा रहा है, तो सब कुछ प्लूरल आएगा। लेकिन ईच एवरी के साथ क्या आएगा जी, एक एक बंदे की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं आपके सामने और अच्छे से समझ पाओगे। ऑल स्टूडेंट हैज़ या हैव सबमिटेड हिज हर या देयर असाइनमेंट्स बिफोर टाइम। सभी बच्चों ने सबमिट कर दिया है अपने असाइनमेंट्स को वक्त से पहले। क्या लगाया गया, लगाया गया ऑल। तो अगर ऑल लगाया गया ना भाई साहब, तो स्टूडेंट नहीं आ सकता, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। और वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी, यहाँ लगाओगे हैव सबमिटेड। ठीक है ना, हैव सबमिटेड। और क्या सबमिट किया है, अपनी असाइनमेंट्स को किया है सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप लिखेंगे देयर। एक सेकंड रुकना। ठीक है, यहाँ लिखेंगे देयर। नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और उनके लिए जो प्रोनाउन आया वो भी प्लूरल। लेकिन सेकंड सेंटेंस में यहाँ लिख दूँ मैं एवरी, या यहाँ लिख दूँ ईच, यहाँ एवरी लिख दूँ मैं। एवरी के साथ में आप प्लूरल नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। हैज़ और हैव में से सिंगुलर वर्ब लेनी होगी, आपको लगानी पड़ेगी हैज़। ठीक है। और असाइनमेंट जो इन्होंने दी है, आपको यहाँ पे प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो आप दोनों प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें। यहाँ हिज और हर दोनों को आपको लिखना है। ठीक है, स्लैश लगा के लिखना है। हिज भी ठीक है, हर भी ठीक है। हिज और हर स्लैश के साथ में, ऑब्लिक के साथ में लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब देखो, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा मैनी और मैनी अ या एन पे। मैनी का मतलब है काफ़ी लोग, और मैनी अ या एन का मतलब है काफ़ी लोग लेकिन एक एक करके। समझ पा रहे हो, यहाँ पे इंडिविजुअल फीलिंग आएगी एक एक नाउन की, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, और यहाँ पे प्लूरल वाली फीलिंग आएगी, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा के देखते हैं। मैंने ये ऑल वाला इसलिए कनेक्ट किया आज, ताकि आप ये जो कॉन्सेप्ट दोनों एक जैसे ही हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट हैं, तो दोनों कॉन्सेप्ट को आपको एक साथ समझना है। मैनी स्टूडेंट्स हैज़ या हैव सबमिटेड हिज हर या देयर असाइनमेंट्स। मैनी आया तो स्टूडेंट्स आएगा, ऑफकोर्स लगाना ही पड़ेगा। हैज़ और हैव में से आप इस्तेमाल करेंगे हैव का, मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, हैव सबमिटेड, और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, तो मैं लगाऊंगा देयर असाइनमेंट्स। क्लियर है इतना मामला। लेकिन अगर मैं लिखूँ मैनी अ स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स में स की आवाज़ आ रही है तो अ लिख दिया। मान लीजिए यहाँ एक्टर लिखा होता तो फिर यहाँ पे एन आ जाता। ए या एन एक ही बात है। अगर वहाँ पे नाउन आगे ए ई आई ओ ऊ की आवाज़ दे रहा है तो एन लगा दो, अगर कोई कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है इनके अलावा तो अ लगा दो। तो स्टूडेंट के हिसाब से अ लगा है, एक्टर के हिसाब से एन आ सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं आ सकता। सिंगुलर बनाओ इसको पहले तो। दूसरा वर्ब कैसी आएगी, मैनी आ के साथ में सिंगुलर आएगी हैज़, हैज़। और तीसरा प्रोनाउन कौन सा आएगा, प्रोनाउन आएगा सिंगुलर। अब यहाँ हिज और हर में से आप दोनों को कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों लिखने हैं आपको, हिज और हर ऑब्लिक लगा के। तो बहुत सारे लड़कों ने एक एक करके अपनी असाइनमेंट को दिया है। मैनी अ स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज और हर असाइनमेंट्स। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, मैनी अ वोटर्स हैव बॉयकॉटेड दिस पोल्स या द पोल्स बाय वोटिंग फॉर नोटा। बहुत सारे वोटर्स ने एक एक करके बॉयकॉट किया है इन इलेक्शंस को, इन चुनावों को, नोटा को वोट करके। क्या करूं मैं भाई, मैंने यहाँ लग गया तो वोटर्स नहीं आ सकता, यहाँ वोटर लिखना पड़ेगा। वर्ब को हैव नहीं लगा सकते, हैज़ लगाना पड़ेगा। बाकी आगे प्रोनाउन कोई है नहीं। चलिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, इस क्विज पे अप्लाई करो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला सेंटेंस एज क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कमेंट्स में डालना है सभी बच्चों को, खुद से ट्राई देके। मैनी एक्टर्स हैव स्ट्रगल्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर करियर बिफोर अचीविंग फेम एंड रिकॉग्निशन। 4 एरर्स आपको मिलेंगी, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4। ढूंढो और कमेंट्स में डालना। गलत होगा तो वहीं रिप्लाई करेंगे, सही होगा तो आपको एक हार्ट का साइन दे देंगे या लाइक का साइन दे देंगे, आपको पता लग जाएगा, है ना। चलिए, सबको करना अटेम्प्ट इसको जरूर से। कॉन्सेप्ट बड़ी तसल्ली से आपको सिखाया है ताकि हर बच्चा ये कह ना सके, कोई भी बच्चा, कि मुझे नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, एवर सिंस नेपाल ट्रांजिशन्ड फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन इन 1990,
and then to a full-fledged republic in 2008. Its democratic polity has been marked by instability and constant changes in power. कह रहा जी एवर सिंस, जब से ही। एवर सिंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? जब से ही। कह रहे जब से ही नेपाल ने ट्रांजिशन किया, गुजरा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने को बोलते हैं ट्रांजिशन करना। पानी का बर्फ़ बनना, बर्फ़ का पानी बनना या पानी का भाप बनना, उसकी ट्रांजिशन कहलाता है, शिफ्ट कहलाता है उसकी अवस्था में। कह रहे जब से ही नेपाल गुजरा या उसने अपनी अवस्था को चेंज किया, और कहाँ से? एक कंप्लीट या एब्सोल्यूट मोनार्की से, किंगडम से, राजा के राज से। मोनार्की क्या होती है? किंगडम हुड है ना, राजा का राज। और कहाँ पे बदलाव लाए? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। मोनार्की तो होगी लेकिन उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, एक संविधान भी होगा। कह रहा और कब हुआ? 1990 में हुआ। और फिर ये ट्रांजिशन कर गए, देन फिर टू लगा के बता रहा है ट्रांजिशन कहाँ किया, एक पूर्ण रूप से रिपब्लिक में 2008 में। कह रहा है जब से नेपाल इन चीज़ों से गुजरा है ना, इसकी डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है, इसकी लोकतांत्रिक जो राजनीति जो है, वो मार्क्ड बाय है, वो इस चीज़ का निशान बनी हुई है, उस पर मार्क लगा हुआ है। और किस चीज़ का? अस्थिरता का और लगातार बदलाव का पावर में। और ये काम कैसे हो रहा है? लीडिंग टू पुअर गवर्नेंस, लीड टू करते हुए, ले जाते हुए खराब प्रशासन की तरफ। तो नेपाल के मोनार्की में ही ठीक था, हालांकि वहाँ भी बड़ी समस्याएं थी, लेकिन जब से मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना, फिर रिपब्लिक बना, तब से यहाँ पे सरकारें बदलती ही जा रही हैं और कोई काम हो नहीं पा रहा। गवर्नेंस बड़ी ख़राब है। गवर्नेंस का मतलब आप समझते हैं प्रशासन या सरकारी कामकाज। नेपाल की वो है ट्रांजिशन करना, किसी अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, गुजरना। मोनार्की यानी राजावाद, एक राजा होगा या रानी होगी, वही सरकार चलाएगी, ठीक है। फुल फ्लेजेड और फ्लेजलिंग आपने देखा हुआ है। फ्लेजलिंग यानी जिसके पंख निकल रहे हो, फुल फ्लेजेड यानी जो पूर्ण विकसित हो, जिसके पंख निकल गए हो। डेमोक्रेटिक पॉलिटी की वो हैज़ बीन मार्क्ड डिस्पाइट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू फेडरलिज्म एंड गारंटेड रिप्रेजेंटेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड फोर्सेस following a civil war and the overthrow of a monarchy. The outcomes have been a perpetuation of country's status as a least developed country. अब देखो सेंटेंस बहुत लंबा है, लेकिन ध्यान रखें सेंटेंस अगर डिस्पाइट से शुरू होता है तो उसके आगे वाला पूरा कॉमा तक जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। डिस्पाइट यानी बावजूद इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट के। इंस्टीट्यूशन यानी किसी चीज़ को इंस्टीट्यूट करना, उसको एक है ना अच्छे से स्थापित करना। बावजूद स्थापना के, इस्टेब्लिशमेंट के, संवैधानिक सुधारों की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, और जो जुड़े हुए थे, रिलेटेड टू थे फेडरलिज्म से, संघवाद से, और जो गारंटेड रिप्रेजेंटेशन से जुड़े हुए थे। गारंटी के तौर पे आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, नुमाइंदगी मिलेगी, प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो था मार्जिनलाइज्ड फोर्सेस के लिए, समाज के सबसे गरीब तबकों के लिए, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो हाशिए पे, मार्जिन पे बैठे हैं। और कब? एक सिविल वॉर के बाद। और डिस्पाइट उस ओवरथ्रो के, उस तख्ता पलट के, उस कू के जो हुआ था मोनार्की का, वहाँ के किंगडम हुड का। कह रहा है बावजूद इन अच्छी चीज़ों के, सुधार भी हुए, राजा को हटाया गया, गारंटीड रिप्रेजेंटेशन मिला गरीब लोगों को सरकार में, है ना। कह रहा है बावजूद इन अच्छी चीज़ों के हुआ क्या? अब देखो मेन सेंटेंस यहाँ से शुरू है, ये सारी समझ गए ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सब्जी के साथ आने वाला धनिया है। कह रहा है जी मेन चीज़ ये हुई कि जो आउटकम्स है ना, बावजूद इन चीज़ों के जो नतीजे हैं, वो रहे हैं एक परपेचुएशन, एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता। और किसकी है? वो है कंट्री के स्टेटस की, दुनिया के सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज़ के तौर पे। तो नेपाल दुनिया का लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, अगर कोई इंडेक्स का हिसाब देखा जाए तो 30 सालों में काम बड़े अच्छे हुए सुनने में, लेकिन कंट्री वैसा का वैसा ही है। ये निरंतरता, परपेचुएशन इसका जारी है, यही आउटकम है। सेंटेंस समझ गए? एक एक वर्ड को समझो ना। आउटकम्स की वर्ब है हैव बीन। देखो ये हैज़ बीन जब आप देखते हो और इसके बाद में कोई वर्ब नहीं होती, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हैज़ और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताते हैं, एक अवस्था को बताते हैं। आउटकम्स ऐसे रहे हैं, है ना, रहे हैं वाला मीनिंग देता है हैज़ बीन या हैव बीन। आई हैव बीन ए टीचर, मैं एक टीचर रहा हूँ। आउटकम्स हैव बीन ए परपेचुएशन, है ना, आउटकम्स एक निरंतरता रहे हैं। तो रहे हैं वाला मीनिंग देखो, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं सर हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाई ही नहीं। अरे क्यों लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म? है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिन खुद लगी हुई है ना, परफेक्ट टेंस बना हुआ है। चलिए टेंस की क्लास अच्छे से देख लेना, वो आपको वीडियो बताई थी मैंने, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ये सब टेंसेज बड़े अच्छे से आपको कवर करवाए। कह रहा है जी इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट द लीडरशिप ऑफ द 3 मेजर पार्टीज हैव शोन मोर इंटरेस्ट इन स्टिकिंग टू पावर बाय एनी मीन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर ड्रिवन बाय प्री पोल कोलिशंस और नॉट। कह रहा है ये भी चीज़ बड़ी एविडेंट है, बड़ी साफ है कि जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है 3 बड़ी पार्टियों का,
देवबा की पार्टी, ओली की पार्टी और दहल की पार्टी, 3 पार्टियां यही हैं। कह रहे हैं इनकी जो नेतृत्व है ना, इन्होंने दिखाया है ज़्यादा रुचि को, इंटरेस्ट को, कि ये चिपके रहें, स्टिकिंग रहें पावर से, सत्ता से। और कैसे? बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, किसी भी, समझ गए ना, जुगाड़ से, मीन्स यानी जरिया। तो ये साफ है कि तीनों बड़ी पार्टियों के लीडर्स सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, कैसे भी करके, बाय एनी मीन्स। और कैसे होगा ये काम? कह रहा है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ या रिगार्डलेस ऑफ, बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए। और किस चीज़ को? वेदर, हाँ या ना, क्या वो ड्रिवन है, क्या वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ड्राइव किए जा रहे हैं प्री पोल कोलिशन से या नहीं। भाई कोलिशन क्या होता है? पोल से पहले आपको करना होता है कि मैं इस पार्टी से हेल्प लूँगा, ये पार्टी और मेरी पार्टी एक ही है, आप किसी को भी वोट डालें, है ना। प्री पोल कोलिशन जो है वो ईमानदारी को दिखाता है आपकी। तो ये प्री पोल कोलिशंस की शर्त पे नहीं बढ़ते आगे, ये तो ये देखते हैं कि इलेक्शन के बाद किसको कितनी सीट मिली, जिसको ज़्यादा मिली वो मेरा पार्टनर, चाहे मैंने प्री पोल इलेक्शन से पहले उसको पार्टनर बनाया था या नहीं बनाया था, पर अब मेरा पार्टनर है। तो ये चीज़ हमें साफ साफ दिखाई देती है। लीडरशिप, नेतृत्व की वो है हैव शोन, ठीक है। अब देखने में आपको लगेगा लीडरशिप ऑफ 3 मेजर पार्टीज़, यहाँ पे आप सोचोगे हैज़ लगाऊं, ये एक स्पेशल केस होता है, मैं आपको बताऊंगा किसी अलग क्लास में। नेतृत्व जो है ना वो अलग अलग ही होगा इन पार्टियों का, एक नहीं हो सकता। आप लीडरशिप जरूर मान लो इसको, लेकिन ये तीनों पार्टियों की अलग अलग है। तो इस केस में आपको प्लूरल वर्ब भी देनी पड़ेगी। चाहे तो आप लीडरशिप्स भी लिख सकते हैं, लेकिन लीडरशिप लिखने से आपको पता लग रहा है एक ही नेता है तीनों पार्टियों का अलग अलग, तो 3 नेताओं की बात हो रही है टेक्निकली, इसलिए हैव लगाया गया। 5-7 मिनट इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे चाहिए होंगे, किसी संडे वाली क्लास में कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा। चलो, कह रहा जी, बिसाइड्स द इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम that reflects social fissures in a country has led to a form of coalition politics that is driven less by ideological or principles consideration and more by hankering towards power। बड़ा ही टेढ़ा सेंटेंस है ये, ध्यान से समझना, तोड़ के बताऊंगा। बिसाइड्स यानी साथ ही साथ, जो इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी है, इनहेरेंट मतलब जो आपके नेचर के अंदर है, अंदर बसी हुई है, इनसेपरेबल है, अलग नहीं की जा सकती। कह रहा जी, अंदर बसी हुई जो अस्थिरता है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एक जनतांत्रिक सिस्टम में, जो रिफ्लेक्ट करती है, हमें दिखाती है सामाजिक दरारों को किसी भी देश में। कह रहे ये इंस्टेबिलिटी लीड कर चुकी है एक फॉर्म ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स की तरफ, गठबंधन वाली राजनीति की तरफ, उसकी एक फॉर्म तक जो आगे बढ़ रही है, ड्रिवन है, और किसके द्वारा? आइडियोलॉजिकल और प्रिंसिपल कंसिडरेशंस के द्वारा, लेस, कम, और ज़्यादा बढ़ रही है आगे, मोर, उस हैंकरिंग की वजह से, उस लालसा की वजह से जो है पावर की तरफ। तो कह रहा है एक तो ये पॉलिटिक्स वहाँ की वैसे ही बर्बाद हो रही है ना, सब पावर से चिपके रहना चाहते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऑलरेडी थोड़ी सी खामियां हैं, बार बार उसमें इंस्टेबिलिटी आती आती है। तो ये जो है ना सिस्टम, ये यही दिखा रहा है, या इस सिस्टम की वजह से नेपाली पॉलिटिक्स इस तरफ आगे बढ़ रही है कि यहाँ पे सिर्फ कॉलिशन चल रहे हैं, और कॉलिशन जो है आइडियोलॉजी या विचारधारा से नहीं बढ़ रहे हैं आगे, या प्रिंसिपल की हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, सिद्धांतों के हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि ज़्यादा बढ़ रहे हैं आगे हैंकरिंग की वजह से, लालसा की वजह से जो है पावर की। हैंकरिंग यानी लालसा। थोड़ा मुश्किल सेंटेंस था, अब ब्रेक करके देख लेते हैं। इंस्टेबिलिटी की वर्ब है हैज़ लेड, दैट की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स, दैट आया पॉलिटिक्स के लिए, वर्ब है इज ड्रिवन। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, याद है ना, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन ये सभी सिंगुलर नाउन्स हैं। तो पॉलिटिक्स की वर्ब दैट है, मतलब दैट की वर्ब सिंगुलर है, इज ड्रिवन। याद है ना वो सारे नाउन्स जिनके लास्ट में एस आता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, लिस्ट देख लेना, करवाई हुई है आपको। हैंकर करना, किसी चीज़ के पीछे जीभ लपकाना, लालसा करना। हैंकर करना, लस्ट करना, क्रेव करना, यर्न करना, लॉन्ग करना, लालसा करना। लेकिन हैंकर और लस्ट के बाद में आफ्टर प्रेपोजिशन आती है, क्रेव, यर्न और लॉन्ग के बाद में फॉर प्रेपोजिशन आती है, याद रखें इस बात को। तो हैंकरिंग टुवर्ड्स जो है ना टेक्निकली सही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार किया है मेरे साथ, नया नहीं है। हैंकर आफ्टर, लस्ट आफ्टर, तो यहाँ पे हैंकरिंग आफ्टर आना चाहिए था टेक्निकली, अगर ये एसएससी बैंक का पेपर होता तो। फिशर का मतलब होता है दरार, डिवीजन, समाज के बीच की खाई। बढ़े आगे, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लास्ट वाला पोर्शन, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है जी, सच इंस्टेबिलिटी एंड अनप्रिंसिपल्ड परस्यूट ऑफ पावर विल ओनली रिजल्ट इन मोर डिसइल्यूजनमेंट। कह रहा है ऐसी अस्थिरता और ऐसा सिद्धांतहीन परस्यूट जो है, ख्वाहिश जो है पावर की, परस्यूट क्या होती है? तमन्ना या ख्वाहिश। कह रहा है ये जो है ना, ये सिर्फ रिजल्ट इन होगा और ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट में। देखिए, इल्यूजनमेंट और डिस, आपका मोह भंग हो रहा है। आपको लग रहा था पॉलिटिक्स बड़ी काम की चीज़ है, हमारा नेता आएगा हमारी भलाई करेगा, है ना, लेकिन नेता आपको पता ही नहीं है कौन है, आज कौन है और कल कौन रहेगा, तो आपका मोह भंग हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं डिसइल्यूजनमेंट। तो इस तरह की जो
इन प्रिंसिपल्ड परसूट तमन्ना है, ख्वाहिश है पावर की, ये मोह भंग की तरफ लीड कर रही है नेपाली लोगों में, अमंग नेपाली पीपल। और किस चीज़ को लेकर के? डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर के, जनतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर के। इनको लगता है क्या वोट वोट पड़ते हैं, राजा ही ठीक था, है ना, राजा साहब कम से कम स्थिर तो थे वो। परसूट की वर्ब है विल रिजल्ट, परसूट यानी ख्वाहिश, तमन्ना। कह रहा नेपाल कैन परहैप्स बी बेटर ऑफ विद द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कह रहा नेपाल शायद बेटर ऑफ हो सकता है, बेहतर हो सकता है पहले से एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ, एक राष्ट्रपति वाले सिस्टम के साथ। दैट अलाउज फॉर अ डायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जो अलाउ फॉर करे, जो आपको इजाज़त दे सीधे सीधे डायरेक्टली इलेक्ट करवाने की हेड ऑफ स्टेट को, एक जो है प्रेसिडेंट को। लोग खुद एक आदमी को वोट डालें, उसको प्रेसिडेंट बनाएं, है ना, और उस पर उनको भरोसा हो पूरा। तो अच्छा है कि नेपाल में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा दो, क्योंकि वैसे भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वहाँ के नेता खूब मज़ा ले रहे हैं। नेपाल की वो है कैन बी, दैट आया सिस्टम के लिए, दैट अलाउज फॉर, जो इजाज़त दे, जो इंतजाम करे। अलाउ फॉर करना, किसी चीज़ की इजाज़त देना, किसी चीज़ की व्यवस्था करना। बेटर ऑफ करना यानी, देखिए बेटर ऑफ एडजेक्टिव है, बेटर का मतलब आपको पता है बेहतर, बेटर ऑफ का मतलब होता है पहले से अच्छा। इसका बिल्कुल उल्टा है वर्स ऑफ, यानी पहले से बुरा। आपने सर दर्द हुआ, दवाई ली, किसी ने पूछा कैसा लग रहा है, अगर पहले से अच्छा आराम लग रहा है तो ये आप बोलेंगे आई एम फीलिंग बेटर ऑफ, और अगर ख़राब लग रहा है तो आई एम फीलिंग वर्स ऑफ। ओ डबल ऑफ जो है ये पहले से कंपैरिजन के लिए लगाया जाने वाला प्रपोजिशन है। चलिए रैपअप करें क्लास को, आ जाओ अपने क्विज पे। लास्ट में थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, मेरे ख्याल से बाकी आर्टिकल ईजी था पढ़ने में। कह रहा है जी ये आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है संभावित बेनिफिट्स को लेकर के, पोटेंशियल लाभों को लेकर के, जो है एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नेपाल में। लास्ट में जो सेंटेंस आया वहीं से आंसर निकल आएगा। एक बार खुद से ट्राई दो, वीडियो को पॉज करो, आंसर मैं करवा देता हूँ, पहले आपको ट्राई देनी है। सभी लोग पॉज करें, ढीठ नहीं बनना है, खुद से एक बार आप ट्राई करके देखोगे तो मेरे आंसर से मैच कर पाओगे। भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसीलिए लगाना है कि इससे वहाँ के लोगों को, वहाँ की पॉलिटिक्स में स्थिरता आए, बार बार गठबंधन बने नहीं, बार बार वहाँ टूटे नहीं। तो इट माइट प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस कोलिशन ड्रिवन पॉलिटिक्स। सी आंसर है, यही फ़ायदा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। लोग खुद एक प्रेसिडेंट चुन लेंगे और उसको कोई गठबंधन नहीं बनाना, बस उसको काम करना है देश के लिए, समाज के लिए। सेकंड पे आ जाओ। व्हाट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनप्रिंसिपल्ड परसूट ऑफ पावर इज हाईलाइटेड इन द पैसेज। कौन सा नतीजा या कॉन्सिक्वेंस, सिद्धांतहीन तमन्ना जो है पावर की, वो हाईलाइट किया गया है इस पैसेज में। अगर आप बिना सिद्धांतों के पावर को चेंज करते हो तो इसका कौन सा कॉन्सिक्वेंस इस आर्टिकल में बताया गया है। भाई साहब एक ही कॉन्सिक्वेंस है, नेपालियों का मोह भंग हो रहा है डेमोक्रेसी से। मोर डिसल्यूजमेंट अमंग द नेपाली पीपल विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। ना तो इन्हांस ट्रस्ट हो रहा है, किसी का ट्रस्ट इन्हांस नहीं हो रहा, ना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है नेपाल, ना इंटरनेशनल रिलेशन इनके स्ट्रेंथन हो रहे हैं, है ना, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इंडिया से दोस्ती थी वो भी तोड़ दी, चाइना से पता नहीं किस टाइप की दोस्ती है। तो इस तरह से आपको सिर्फ सी आंसर जो है यहाँ पे एलिमिनेशन से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो कैब पे आ जाओ। आगे कह रहा है जी फुल फ्लेजेड का मीनिंग क्या है, वेल डेवलप्ड, ट्रेवेस्टी या फ्लैजलिंग। एक ऐसी सेइंग, एक ऐसी कहावत जो किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस को दिखाती है और उसको सच माना जाता है लोगों के द्वारा, काफ़ी लोगों के द्वारा। ऐसी कहावत के लिए कौन सा वन वर्ड है, करवाया था वन वर्ड शुरू में, और ये वन वर्ड शुरू होता है ए से, लिख देता हूँ यहाँ पे ए से। खुद से ट्राई करो भाई सभी लोग। फॉरगोन का मीनिंग पूछा है मिसिंग बिफोर टाइम या डिसाइडेड, और फार्स वर्ड का आपसे मीनिंग पूछा है। सीधे सीधे इसका हिंदी इंग्लिश में जो मीनिंग आपको याद हो लिख दें। लास्ट में आपको 4 एरर्स मिलेंगी, ध्यान रखना है ये ईच वर्ड जो है ये सही है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको सही मान करके आपको 4 एरर्स ढूंढनी है। मैं निशान नहीं लगाऊंगा एरर्स के नीचे, नहीं तो आप पकड़ ही लोगे। खुद से ट्राई दो। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर्स को डाला गया है, मैच करना मेरे आंसर से अपने आंसर्स को। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास आज की कैसी लगी, सब कुछ समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो PDI लिख दिया करो, सर पूरा देखा और इंटरेस्टिंग लगा, एवरीथिंग वेल अंडरस्टूड। आपका ये वोट देने का तरीका है, कमेंट सेक्शन में डाला करो। इस वोट के सहारे ही हम उन थीम्स को बार बार रिपीट करते हैं जो आपको अच्छी लगती है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।